नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। देखो, जियोग्राफी के जो है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है वो पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो जियोग्राफी हम जितनी ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं उतनी रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे पिछले सालों से ही, क्योंकि यहाँ से ही लिंक कर जो है क्वेश्चन आगे बनेंगे। संभवतः ये जो है आप उम्मीद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 से अभी हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन तो वही रहेंगे, बस आगे पीछे कर जो है वो आगे पूछ ले जाएंगे एग्जाम्स में। बोलते हैं व्हाट इज़ दी विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। तो बोलते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो कौन सा है। अगर बात की जा रही है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की, तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो कोई ग्रह आता है वो कौन सा आता है, वो आता है मरकरी। ऑप्शन सी मरकरी, यानी कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो आता है। और अगर पूछा जाए कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से सबसे दूर जो कोई ग्रह है वो है नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के, ये जो हमारा अर्थ है ना, इसके सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है, वो है वीनस। ये जो है वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट आता है, ये आपने ध्यान रखना है। और प्लेनेट्स के बारे में क्या क्या पूछ लिया जाता है, तो सबसे बड़ा प्लेनेट अगर आपसे पूछा जाता है तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट आता है। हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, इसको जो है ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसी तरह एक ग्रह ऐसा है जिसको ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं, तो यूरेनस को जो है वो ग्रीन प्लेनेट जो है वो कहते हैं। वीनस को जो है वो किस नाम से जानते हैं, वीनस ग्रह को जो है वो ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला ग्रह भी जो है वो कहा जाता है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी जो है वो आता है। तो वीनस के बारे में ये जानकारी ध्यान रखनी है आपने। और आपने ध्यान रखना है कि ऐसा प्लेनेट जिसके डेंसिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ जाता है किसी प्लेनेट से रिलेटेड, तो डेंसेस्ट प्लेनेट पूछ जाता है कि सबसे घनत्व वाला प्लेनेट कौन सा है, तो वो हमारा अर्थ ही है। पृथ्वी ही जो है वो सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है। और मार्स ऑप्शन में दिया गया है, तो मार्स को आप कैसे भूलेंगे, इसको लाल ग्रह, रेड प्लेनेट जो है वो कहा जाता है। तो ये हो गया आपका सारा प्लेनेट्स के बारे में, ये इतना ध्यान रख लीजिए, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बोलते हैं लो टाइड्स आर। तो बोलते हैं कि जो लो टाइड्स होती हैं, भाटा होती हैं, वो किस तरह की होती हैं, तो लो टाइड्स जो है वो अक्सर वीक होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें। टाइड वैसे होता क्या है, देखो टाइड आपको पता है रेगुलर जो समुद्र में राइज और फॉल होता है ना पानी का, सी वाटर का, उसको ही टाइड कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और आप ये भी ध्यान रखना कि आपको पता है कि सन और मून ये एग्जर्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस अर्थ पर, जिसके कारण जो है ये टाइड प्रोड्यूस होती हैं। तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज। तो बोलते हैं कि पृथ्वी की जो इनर मोस्ट लेयर है, पृथ्वी की जो अंतरतम परत है, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है वो बेरिस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, बेरिस्फीयर कहा जाता है। कई बार ना बड़ा बेसिक तरीके से यही क्वेश्चन पूछ जाता है। बोलते हैं कोर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो कोर अर्थ की जो होती है ना, उसको बेरिस्फीयर कहते हैं। बेरिस्फीयर असल में है क्या, तो बेरिस्फीयर के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि बेरिस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर के नीचे पृथ्वी का आंतरिक भाग, जिसमें मेंटल और कोर ये दोनों लेयर्स शामिल हैं, इसको बेरिस्फीयर जो है वो कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि बेरिस्फीयर किसको कहते हैं, तो बेरिस्फीयर जो है वो जो अर्थ का मोस्ट इंटरनल लेयर है, उसको जो है वो बेरिस्फीयर कहा जाता है। वैसे जो हम लेयर्स पढ़ते हैं ना, उसमें हम ट्रोपोस्फीयर पढ़ते हैं, उसमें हम स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो पढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर पढ़ते हैं, मेसोस्फीयर के बाद आइनो और थर्मोस्फीयर जो है हम पढ़ते हैं, और उसके बाद एक्सोस्फीयर जो है हम पढ़ते हैं। तो ये लेयर जो है हम आमतौर पर पढ़ते हैं। जैसे बेरिस्फीयर में जो है ना वो मेंटल और कोर आती है ना, उसी तरह लिथोस्फीयर में कौन सी आती हैं, लिथोस्फीयर में जो है वो क्रस्ट और मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट जो है वो आता है। तो क्रस्ट और मेंटल यहाँ पर आती हैं, और जो आपका बेरिस्फीयर है उसमें जो है वो मेंटल और कोर जो है वो आती हैं। तो ये आप लेयर्स के साथ जोड़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बोलते हैं नेपे इज अ काइंड ऑफ। तो बोलते हैं नापे जो है वो किसका काइंड है। नापे की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 96 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, फोल्डेड स्ट्रक्चर। फोल्डेड स्ट्रक्चर का जो है ये एक प्रकार है। और अगर नापे के अगर बारे में हम बात करते हैं तो नापे के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नापे होता क्या है। देखो नापे आपने ध्यान रखना है कि ये एक रॉक शीट होती है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो है वो कुछ दूर चली जाती है, और दूर जाने का रीज़न क्या होता है, टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण जो है ये अपनी
ओरिजिनल पोजीशन से जो है वो थोड़ा दूर चली जाती है। और अगर किलोमीटर में बात की जाए तो मोर देन 2 किलोमीटर जो है ये मूव कर जाती है। और फोर्सेस जरूर ध्यान रखनी है, टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण, इनके टेक्टोनिक मूवमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, इसके कारण ये होता है। यहाँ से आप इतना ही ध्यान रखिए, इतना काफ़ी है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए 97 क्वेश्चन, बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और कोल्ड, तो बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चरागाह जो है इनको क्या कहते हैं। अगर हम उष्ण कटिबंधीय चरागाह की बात करते हैं तो इनको सवाना कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ग्रासलैंड जो है ना, एक ट्रॉपिकल होते हैं, एक टेम्परेट होते हैं। इस दो तरह से बांटे गए हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। तो इनके प्रकार पूछे जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ कहाँ पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो यहीं से जानना स्टार्ट करते हैं। सवाना ये जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और ये मुख्य रूप से सेंट्रल अफ्रीका में जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है पैम्पास, तो पैम्पास ग्रासलैंड जो है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे रीजन में जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है लानोस, लानोस जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये कोलंबिया के रीजन में जो है वो देखने को मिलता है। लानोस कहाँ पर, कोलंबिया रीजन में देखने को मिलता है। और अगर हम वेल्ड की बात करते हैं, वेल्ड भी ग्रासलैंड है। वेल्ड ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, ये साउथ अफ्रीकन रीजन में जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा कौन कौन से ग्रासलैंड है, जैसे कि प्रेरियार्स हो गया जो कि नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, जैसे कि डाउन हो गया, डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। डाउन ग्रासलैंड बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो डाउन ग्रासलैंड का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है। तो इतना ग्रासलैंड्स के बारे में काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ऑनशोर ब्रीज डेवलप्स इन, तो बोलते हैं कि तटवर्ती हवाएं कहाँ पर बहती हैं, कब बहती हैं। देखो तटवर्ती हवाओं की अगर हम बात करते हैं ना कि ये कब बहती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन है डे जो है वो सही आंसर है। ये जो तटवर्ती हवाएं हैं ये दिन में जो है वो बहती हैं। अब देखो यहाँ पर हवाओं की बात की गई है, तो आपने लोकल विंड्स पढ़ी होंगी अपने जियोग्राफी में। लोकल विंड्स को ही हम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं, वो काफ़ी है यहाँ से। लोकल विंड्स की अगर हम बात करते हैं ना कि लोकल विंड्स कौन कौन सी हैं और वो किस तरह की हैं, जैसे कि ब्लिज़ार्ड एक लोकल विंड का टाइप है, ये बहुत कोल्ड जो है वो होती है। और इसी तरह का पुर्गा भी एक लोकल विंड है जो कि साइबेरियन रीजन में बहती है और ये भी कोल्ड जो है वो विंड होती है। एक इसी तरह की चिन्नूक होती है, चिन्नूक जो है वो हॉट होती है और ये रॉकीज माउंटेन्स में जो है वो रॉकीज माउंटेन रीजन जो है वहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। एक बोरा है, बोरा भी जो है वो लोकल विंड का टाइप है, ये भी कोल्ड है। और एक मिस्ट्राल है, मिस्ट्राल जो है ये भी वेरी कोल्ड जो है वो टाइप है विंड का। और आपने ध्यान रखना है कि इसी तरह जो है लोकल विंड में जो है क्या क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन दे देंगे कि ब्लिज़ार्ड क्या है, ब्लिज़ार्ड ऑप्शन में दे देंगे कि ये टाइफून है, विंड है, लोकल विंड है, इस तरह से ऑप्शन में दे देंगे। तो ध्यान रखना है कि ब्लिज़ार्ड हो गया, बोरा हो गया, मिस्ट्राल हो गया, फोहेन हो गया, चिन्नूक हो गया, ये सारे जो हैं वो लोकल विंड के टाइप हैं। लोकल विंड के टाइप आपको ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी एग्जाम में और डेफिनेटली आगे भी जो है वो पूछे जाएं, इसकी संभावना आप ज़रूर करें क्योंकि जियोग्राफी तो वही रहेगी ना, आप जियोग्राफी में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 99 जो है हम देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अर्थ समिट किसने ऑर्गेनाइज कराई थी। ये देखो एचएस में बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं अर्थ समिट के बारे में और भी जो समिट हुई हैं उनके बारे में। तो अर्थ समिट जो है वो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो 99 का जो है वो ऑप्शन बी UNCED जो है वो सही आंसर है। UNCED जो है वो ऑर्गेनाइज करता है अर्थ समिट को। पहले तो यहाँ से UNCED का पूरा नाम पता होना चाहिए। UNCED का पूरा नाम है U स्टैंड फॉर यूनाइटेड, N स्टैंड फॉर नेशन, C स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस, E स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट एंड D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट। पूरा नाम हुआ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो है इसका पूरा नाम है। और ये कौन से ईयर में हुई थी, 1992 में जो था वो हुई थी। कई बार एग्जामिनर बड़ा शार्प होता है, वो क्या करता है, वो अर्थ समिट ऑप्शन में नहीं देगा, वो क्या देगा, वो रियो समिट दे देगा, RIO रियो समिट दे देगा। पूछ लेगा कि कौन से ईयर में हुई थी, एचएस वगैरह में इस तरह से पूछ लेते हैं। तो रियो समिट हुई थी 1992 में और रियो समिट को ही जो है वो अर्थ समिट भी कहा जाता है। क्यों इसको रियो समिट कहा जाता है अर्थ समिट को, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में जो था वो हुई थी, ये ध्यान रखें क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुई 1992 में और इसे नाम दे दिया गया यही, ये आप ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट समिट जो आप ध्यान रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी हैं,
तो इसी तरह के आप ध्यान रखिए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 में जो था वो हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये 1987 में हुआ। इसी तरह रामसार कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1971 में जो था वो हुई थी। रामसार कन्वेंशन के अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि कॉप की अलग अलग मीटिंग्स जो हैं वो होती रहती हैं। तो लेटेस्ट वन जो कभी हुई थी वो लास्ट ईयर हुई थी, अभी लास्ट ईयर यानी कि 2022 में। तो 2022 में जो कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की समिट हुई थी, तो ये हुई थी इजिप्ट में। और इजिप्ट से देखना इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाएगा। कॉप जो था, कॉप की मीटिंग जो कॉप 27 हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो इजिप्ट में हुई थी। इजिप्ट आपने ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि रिपब्लिक डे में भी जो था वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो था यही जो था वो आए थे यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में। और जो 2023 में होगी वो दुबई में जो है ये समिट होगी। और ये जो है ये एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी इसको कह देते हैं, UNFCC जो है आप पढ़ेंगे कभी। और कॉप 27 ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुई थी, कॉप 28 कहाँ पर होगी वो भी ध्यान रखना है, अगले यानी कि 2023 में, इस साल जो है वो कहाँ पर होगी। और वेरियस जो समिट हुए हैं, जैसे कि रामसार कन्वेंशन हो गया, आपने जान लिया कि 1971 में हुआ था। आपने जाना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था, रियो समिट या फिर अर्थ समिट जो था वो 1992 में जो था वो हुई थी। तो ये सारे आपने जान लिए, इनको रिवाइज़ करना है अच्छे से एक बार फिर से, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में ये हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बोलते हैं कि लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है। लार्जेस्ट ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन, ये तो बड़े ही बेसिक क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं। लार्जेस्ट ओशियन जो कोई है वो है पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये लार्जेस्ट ओशियन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, तो आर्कटिक ओशियन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशियन है। स्मॉलेस्ट ओशियन है आर्कटिक ओशियन, ये स्मॉलेस्ट वन है। और ये है पैसिफिक ओशियन जो कि लार्जेस्ट ओशियन है। और ओशियन के बारे में क्या जान सकते हैं, अगर आपसे पूछे जाए कि डीपेस्ट ओशियन कौन सा है तो यही है पैसिफिक ओशियन ही। तो और वर्ल्ड के डीपेस्ट ट्रेंच पूछ ली जाए ना, तो पैसिफिक ओशियन में है मैरीना ट्रेंच जो है वो उसको कहते हैं। तो मैरीना ट्रेंच भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि कौन सा ओशियन ऐसा है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तो कोस्ट लाइन के मामले में जो है वो अटलांटिक ओशियन जो है, इसकी कोस्ट लाइन सबसे लॉन्गेस्ट है। और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। सबसे पहले तो पैसिफिक ओशियन आता है ना, और अटलांटिक ओशियन दूसरे नंबर पर जो है वो आता है। और अगर मैं आपको इंडियन ओशियन के बारे में कुछ याद दिलवाऊं, तो पिछले कल ही इवनिंग में जो हम एक ऑडियो रेडियो सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट की है अभी, उसमें हमने करंट अफेयर पढ़ा था इंडियन ओशियन से रिलेटेड। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि इंडियन ओशियन में जो है वो अभी इंडियन नेवी के द्वारा एक एक्सरसाइज की गई है, वो है ट्रोपैक्स एक्सरसाइज। ट्रोपैक्स एक्सरसाइज पूछे जाए ना कि किसके द्वारा की जाती है, तो ये इंडियन नेवी के द्वारा जो है वो की जाती है। और ट्रोपैक्स 2023 में जो था ये इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन ओशियन में जो था वो की गई। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में यहाँ पर बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन। तो बोलते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट, इनके काला जंगल जो है ये कहाँ पर पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब जर्मनी में पाए जाते हैं ये ब्लैक फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट से रिलेटेड आप गिने चुने से क्वेश्चन ध्यान रखना। एक तो अमेजॉन फॉरेस्ट, अमेजॉन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम एलाइड सर्विसेज का जब एग्जाम हुआ था वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था शायद इससे रिलेटेड। आपने ध्यान रखना है कि अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया में जो है वो फैले हुए हैं, लगभग 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है ये फैले हुए हैं। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसमें से एक आते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये फैले हुए हैं। सिर्फ मात्र एक ही कंट्री में नहीं है, ये ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, पेरू, वेनेजुएला, सुरीनेम, इन सारी कंट्रीज़ में जो है ये फैले हुए हैं अमेजॉन के जंगल। ये आपने ध्यान रखना है। और सुंदरबन के जंगल तो आपको पता ही है हमारे इंडिया में आते हैं। और कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो रेन फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं, तो वो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट हैं। अच्छा, जब रिवाइज़ करने का मौका मिला ही है तो नेशनल जो हमारे पार्क आते हैं ना इंडिया में, उनको रिवाइज़ कर लेते हैं
क्यों एक हम रिवाइज करने का मौका छोड़े यहाँ से, तो आपने ध्यान रखना है कि पेरियार नेशनल पार्क जो है वो केरला में आता है, नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में आता है, मानस नेशनल पार्क असम में आता है, खजरंगा नेशनल पार्क जो है ये भी असम में आता है, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो आता है, गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में आता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में आता है, और दाचिगम नेशनल पार्क के सेंचुरी कह लीजिए ये जम्मू कश्मीर में जो है वो आती है, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में आता है, और हिमाचल के तो आपको नेशनल पार्क याद ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है हमारे पास। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज। तो बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है वो कितने देशों के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे कुछ इंडियन स्टेट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो बनाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि वेस्ट बंगाल एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। वेस्ट बंगाल जो है वो 3 देशों के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके लिए या तो आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, या तो आपको वैसे ही स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए। तीसरी बात, या तो आपको तुक्का लगाना आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो 2 ही ऑप्शन आपके पास हैं। तो हम याद कर लेते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तीसरा भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल ईस्ट में जो है वो बांग्लादेश है, नेपाल जो है वो नॉर्थ में है, भूटान जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये बनाते हैं। सिक्किम जो है वो भूटान के साथ बनाता है और चाइना के साथ बनाता है और नेपाल के साथ बनाता है। सिक्किम भी जो है वो 3 ही कंट्रीज़ के साथ बनाता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक म्यांमार के साथ बनाता है, चाइना के साथ बनाता है, और तीसरा जो है ये भूटान के साथ बनाता है। तो ये 3 कंट्रीज़ के साथ अरुणाचल प्रदेश जो है वो बनाता है। कौन कौन सी? म्यांमार, चाइना और भूटान। तो ये 3 आपने कंट्रीज़ के नाम और 3 स्टेट्स के नाम ध्यान रखने हैं कि ये किस किस के साथ बनाते हैं बाउंड्री। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 103 में यहाँ पर पूछा गया है गैप ऑफ माउंटेन विच प्रोवाइड्स नेचुरल पाथ इज नोन एज। तो बोलते हैं कि पहाड़ का वो अंतराल जो प्राकृतिक रास्ता प्रदान करवाता है उसको क्या कहते हैं। तो प्राकृतिक रास्ता जो है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? पास, यानी कि दर्रे जो है वो एक नेचुरल पाथ जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये पहाड़ के, ये तो आपको पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, परंतु ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक हो गया, बहुत कॉमन हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे? क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश का पूछेगा तब तो आप बता देंगे। कई बार क्या होता है ना, यूपीएससी में भी जो है ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि पूछ लेंगे नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में जो है वो स्थित है। जिलिप दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जिलिपला या जिलिप दर्रा जो है वो सिक्किम में ही स्थित है। बोमदीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और एक दर्रा है लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिला दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे से क्वेश्चन नंबर 104 में। बोलते हैं विच रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया। तो अब क्या पूछा गया है कि कौन सी नदी ऐसी है जो आउट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है, वो कहीं बाहर किसी और कंट्री से जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो वो कौन सी कंट्री है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती तो भाई कहाँ पर ओरिजिनेट होती है ये भी तो पता होना चाहिए। देखो, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के ओरिजिन की बात करते हैं ना, तो ये नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर के समीप जो है वो कहीं पर निकलती है। ये आपने ध्यान रखना है। ब्यास नदी तो हमारे हिमाचल में बहती है, आपको पता है रोहतांग के समीप कहीं पर ये निकलती है। रावी नदी आपको पता है, रावी नदी भी जो है वो हमारे हिमाचल से ही निकलती है। और रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये जो है बड़ा बंगाल के समीप जो है वो कहीं पर इसका ओरिजिन होता है। और उसी तरह अगर हम बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी जो है वेरीनाग के समीप जो है वो निकलती है। ये आप झेलम नदी के बारे में ध्यान रखिए। और इंडिया की कौन कौन सी नदियां हैं और वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इंडस नदी के बारे में आपने ध्यान रखना है। इंडस नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील कैलाश रेंज के समीप कहीं से। और आपने ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी तो आपने जान ली है कि कहाँ से निकलती है, परंतु आपने ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है वो तिब्बत में जो है उस शांगपो के नाम से जो है जाना जाता है। शांगपो के नाम से इसको जाना जाता है वहाँ पर। और गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है ओरिजिनेट होती है। गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है एज
भागीरथी फ्रॉम दी गंगोत्री। और उसके बाद आपको पता है कि प्रयाग बनते हैं अलग अलग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। देव प्रयाग जो है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी जो है, अलकनंदा और भागीरथी क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं और गंगा जो है वो कह बन जाती है फिर एक तरह से। यमुना नदी तो आपको पता है यमुनोत्री से जो है वो निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी जो है ये अमरकांतक हिल्स जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती हैं वहाँ से जो है ये निकलती हैं। और गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी जो है ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक में त्रिम्बकेश्वरम के समीप, कहीं से त्रिम्बकेश्वरम के समीप ये निकलती है। और कृष्णा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी आपने ध्यान रखना है महाबालेश्वरम महाराष्ट्र से जो है ये कहीं पर निकलती है। तो ये आपने नदियों के बारे में जान लिया, ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं ये भी जान लिया। अब आप मुझे बताइए कि सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है और कौन से स्टेट में जो है ये स्थित है सरदार सरोवर डैम। इसके बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।